नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जिसे इतिहास में यूनिवर्सली गोल्डन एज ऑफ इंडिया यानी भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं गुप्ता साम्राज्य की। ये वो वक्त था जब कला, विज्ञान और साहित्य अपने बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर थे। तो बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं और इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। फटाफट एक नज़र आज के एजेंडा पर डाल लेते हैं। पहले हम समझेंगे गुप्ता वंश का उदय कैसे हुआ, फिर वहाँ के महान राजाओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक पर आएंगे। फिर देखेंगे उनका समाज और प्रशासन कैसा था और अंत में इस विशाल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, गुप्ता वंश का उदय और एक नए राजवंश का निर्माण। किसी भी महान साम्राज्य की तरह इनकी शुरुआत भी छोटी लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये गुप्ता साम्राज्य का 2 से ढाई सदियों का लंबा सफर दिखाता है। 320 ईस्वी में इसकी एकदम ठोस और मजबूत स्थापना हुई। 5वीं सदी आते आते ना ये अपनी समृद्धि के बिल्कुल शिखर पर था, एकदम टॉप पर। और फिर 540 से 550 ईस्वी के आसपास इसका अंतिम दौर शुरू हो गया। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती शासक जैसे श्रीगुप्त और घटोत्कचा वो सिर्फ महाराजा की उपाधि लगाते थे। लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम सत्ता में आए तो उन्होंने अपना रुतबा बढ़ाया और महाराजा धिराज यानी राजाओं के महान राजा की उपाधि ले ली। एक और मास्टर स्ट्रोक था उनका, लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से उनका विवाह। इस एक समझदारी भरे कदम ने साम्राज्य की नींव को लगभग हर तरफ से बेहद मजबूत कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, साम्राज्य के राजा और उनका महान विस्तार। उस मजबूत नींव की वजह से ही आगे आने वाले शासकों को तेजी से अपनी सीमाएं फैलाने और बेहिसाब दौलत बटोरने का मौका मिला। इस विस्तार के सबसे बड़े नेता थे समुद्रगुप्ता। सच कहूं तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी भी युद्ध में हार का मुंह नहीं देखा। उनकी इस बेहिसाब बहादुरी और महत्वाकांक्षा की वजह से ही उन्हें अक्सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और उनकी इन असाधारण सैन्य सफलताओं का इतना बहुकाल था कि उनके दरबारी कवि हरिसेना ने उनकी प्रशंसा में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर एक पूरा लेख उत्कीर्ण करवाया। अब मुद्रा शास्त्र के इस प्रमाण को देखिए जो और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये बारीकी से डिजाइन किए गए सोने के सिक्के ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनकी आर्थिक समृद्धि और वैदिक यज्ञों का प्रमाण थे। इन पर जो राजशाही चिन्ह उकेरे गए हैं वो उस दौर के लाजवाब धातु शिल्प का एक जीता जागता नमूना है। समुद्रगुप्ता ने जो मोमेंटम बनाया था उसको उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने शाका शासकों को हराया और विक्रमादित्य की मशहूर उपाधि धारण की। पर उनका सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मूव था पश्चिमी बंदरगाहों जैसे ब्रोच, कैम्बे और सोपारा पर कब्जा करना। इस एक कदम ने गुप्ता साम्राज्य को पश्चिम के साथ समुद्री व्यापार से जोड़ दिया। और फिर क्या था, देश में अपार धन संपदा की बाढ़ आ गई। अब आते हैं भाग 3 पर, कला, साहित्य और शिक्षा, एक सांस्कृतिक शिखर। जब सरहदें सुरक्षित हों और खजाना पूरी तरह भरा हो तभी तो एक समाज अपनी संस्कृति को पनपने का पूरा मौका दे पाता है, राइट? इस दौर में संस्कृत एक तरह से सबको जोड़ने वाली दरबार की मुख्य भाषा बन गई थी। और जैसा कि हम यहाँ इस लिस्ट में देख सकते हैं, ये एक अद्वितीय साहित्यिक उत्कर्ष का समय था। चाहे वो कालिदास के महान नाटक हों जैसे अभिजाना शकुंतलम या विष्णु शर्मा की बच्चों की पसंदीदा पंचतंत्र, ये रचनाएं आज भी ग्लोबल लेवल पर मशहूर हैं। व्यास और वात्स्यायन जैसे विद्वानों ने भी दर्शन और ज्ञान को नए आयाम दिए। और हाँ, पढ़ाई लिखाई और शिक्षा पर भी विशाल निवेश किया गया। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा की स्थापना की। इसे दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। इस महान संस्थान ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया से बेहतरीन प्रतिभाशाली विद्वानों को आकर्षित किया। चलिए अब देखते हैं भाग 4, विज्ञान और तकनीक की ऐतिहासिक खोजें। देखिए, गुप्ता दौर के लोग सिर्फ कला और साहित्य तक ही सीमित नहीं थे। उनके आविष्कारों ने तो ब्रह्मांड को समझने का पूरा मानवीय नजरिया ही बदल कर रख दिया। मिसाल के तौर पर आर्यभट्टा को ही ले लीजिए। जरा सोचिए, आधुनिक टेलीस्कोप्स के आविष्कार से सदियों पहले ही इस विजनरी खगोलशास्त्री ने ये बता दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी अपनी एक्सिस पर घूमती है। उन्होंने ग्रहों के एग्जैक्ट कारण और ग्रहों की स्थिति का बिल्कुल सटीक आकलन किया था।
ये उस जमाने के हिसाब से कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। और उनके मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का तो क्या ही कहना। ये फोटो देखिए, दिल्ली का लौह स्तंभ। ये एक ऐसी मेटालिक संरचना है जिसने लगभग 1,500 सालों से बिना जंग लगे मौसम की मार झेली है। इस हैरत अंगेज तकनीक और इंजीनियरिंग का आज के साइंटिस्ट भी पूरे आश्चर्य के साथ अध्ययन करते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, समाज और प्रशासन, समृद्धि और विभाजन। इस सुनहरे युग को अगर सही आईने में समझना है ना, तो सिर्फ उनकी कामयाबी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आम जिंदगी और प्रशासनिक ढांचे पर भी नजर डालनी होगी। अगर हम इन बातों का निष्पक्ष होकर विश्लेषण करें तो एक बड़ा विरोधाभास, एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ जहां बूमिंग इकोनॉमी के चलते व्यापारियों और शिल्पकारों के पास तगड़ी आर्थिक समृद्धि थी, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक स्तर पर जाति व्यवस्था और कठोर होती चली गई। और अगर महिलाओं की बात करें तो उनके जीवन पर भारी पाबंदियां आ गईं। उन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया था और उनका जीवन पूरी तरह से परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर हो गया था। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो सिस्टम काफी सुलझा हुआ था। सम्राट हमेशा केंद्र में होता था, जिसकी मदद के लिए सलाहकार थे। पर जमीनी स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन का बढ़िया विकेंद्रीकरण किया गया था। गांवों को ग्रामा, पल्ली और खेतिका में बांटा गया था और वहां के लोकल मुखिया खुद अपने मसले सुलझाते थे। ये व्यवस्था इतनी जबरदस्त कारगर थी कि चीनी यात्री फाहियन ने अपने लेखों में बताया है कि उस वक्त सफर करना इतना सुरक्षित था कि उन्हें रास्ते में डाकुओं या लुटेरों का बिल्कुल भी डर नहीं था। आखिर में आते हैं भाग 6 पर, साम्राज्य का पतन, एक स्वर्ण युग का अंत। हम सब जानते हैं कि कोई भी स्वर्णिम युग हमेशा के लिए नहीं रहता। कुछ बदलते समीकरणों ने जल्द ही इस विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये पतन कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी। स्कंदगुप्त के शासनकाल में एक फेटल चेन रिएक्शन शुरू हो चुका था। सामाजिक कठोरता ने आंतरिक एकता को तोड़ना शुरू किया और लगभग उसी वक्त सरहदों पर नए दुश्मनों के खतरे मंडराने लगे। और ये खतरा था हूण आक्रमणकारियों का। हूण लोग कमाल के घुड़सवार और खतरनाक तीरंदाज थे। उन्होंने लगातार एक के बाद एक गुप्ता साम्राज्य की सरहदों को निशाना बनाया। स्कंदगुप्ता और उनके बाद आने वाले शासकों के लिए इन हमलों का सामना करना नामुमकिन सा हो गया। इन अनावरत सैन्य हमलों ने आखिरकार इस आलीशान साम्राज्य की स्थिरता की कमर तोड़ दी और आखिरी शासक विष्णुगुप्ता तक आते आते ये पूरा साम्राज्य बिखर गया। जैसे ही हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर गौर करना बनता है। एक ऐसी बेहतरीन सभ्यता जो सौरमंडल का सटीक मापन कर सकती थी, जो बिना जंग लगने वाला लोहा बना सकती थी, आखिर वो खानाबदोश घुड़सवारों के तीरों के आगे कैसे पूर्ण रूप से ढेर हो गई? ये सवाल दिखाता है कि मानवीय उपलब्धियां कितनी नाजुक हो सकती हैं। एक ऐसी सोच में डाल देने वाली बात जिसके बारे में आप जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।